क्या अमेरिका और इजराइल के रिश्ते अब टूटने की कगार पर हैं? मिडिल ईस्ट में बदली रणनीतियां और यमन में नया संघर्ष विराम, क्या ये अमेरिका की नई चाल है या किसी बड़े युद्ध का संकेत? उधर चीन ने यूरोपीय संघ को दी सीधी चेतावनी, क्या दक्षिण चीन सागर में जंग की जमीन तैयार हो रही है? रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक, क्या मॉस्को अब सीधी कार्रवाई करेगा? और भारत में आईपीएल जीत का जश्न मौत में कैसे बदल गया? साथ ही फ्रांस देगा यूक्रेन को लड़ाकू विमान और सऊदी अरब ने हज के लिए लागू किए नए कड़े नियम। इतनी सारी बड़ी खबरें और हर एक में छिपा है एक बड़ा संकेत, दुनिया किस दिशा में जा रही है। आज की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक अपडेट्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना और साथ ही ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आप रहे दूसरों से एक कदम आगे। तो चलिए शुरू करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका और इजराइल के बीच संबंधों में हाल ही में तनाव देखा गया है, विशेष रूप से मध्य पूर्व में नीति और रणनीति को लेकर मतभेदों के कारण। इसके अलावा अमेरिका और हूथी विद्रोहियों के बीच यमन में संघर्ष विराम लागू हुआ है, जो मार्च से मई 2025 तक चले हमलों के बाद ओमान की मध्यस्थता से 6 मई को प्रभावी हुआ। इस संघर्ष विराम के तहत हूथी समूह ने अमेरिकी जहाजों पर हमले रोकने पर सहमति जताई है, हालांकि यह इजराइल पर लागू नहीं होता। चीन ने दक्षिण चीन सागर में यूरोपीय संघ की गतिविधियों को उकसाने वाला बताया है और उन्हें क्षेत्र में मुसीबत पैदा करने से रोकने का आग्रह किया है। इसके अलावा तियानानमेन स्क्वायर की 36वीं वर्षगांठ पर चीन में कोई सार्वजनिक स्मरण या विरोध नहीं देखा गया, जिससे सरकार के इतिहास को दबाने की क्षमता स्पष्ट होती है। रूस ने पुष्टि की है कि 1 जून को यूक्रेन के ड्रोन हमलों में उसके कुछ बमवर्षक विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन उन्हें नष्ट नहीं किया गया है और वे मरम्मत के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा ब्रायंस्क और कुर्स्क ओब्लास्ट में पुलों के गिरने की घटनाओं में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई और 121 लोग घायल हुए, जिसमें एक यात्री ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। भारत में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और भारतीय शेयर बाजारों में सकारात्मक रुझान देखा गया है, जिसमें विदेशी निवेशकों की वापसी और संभावित ब्याज दर कटौती की उम्मीदें शामिल हैं। जापान में एक्सपो 2025 के आयोजन के कारण पर्यटन में वृद्धि देखी गई है, जिसमें लगभग 4 मिलियन आगंतुकों ने भाग लिया है। इसके अलावा निंटेंडो ने अपने नए गेमिंग कंसोल स्विच 2 को लॉन्च किया है, जिसकी वैश्विक मांग के कारण स्टॉक की कमी देखी जा रही है। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 5 जून को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी पहली आमने सामने की बैठक की। यह बैठक ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद यूरोप और अमेरिका के बीच संबंधों को पुनः स्थापित करने के प्रयासों का हिस्सा है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, सुरक्षा और यूक्रेन संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन के नेतृत्व में किए गए एक चरण 3 क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया है कि लेट स्टेज मेलानोमा यानी त्वचा कैंसर के इलाज के लिए 1 वर्ष की इम्यूनोथेरेपी 2 वर्षों के इलाज के बराबर प्रभावी है। यह खोज न केवल उपचार की लागत को कम कर सकती है, बल्कि रोगियों के लिए उपचार की अवधि को भी घटा सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि उनका देश यूक्रेन को मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्रदान करेगा। यह घोषणा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की फ्रांस यात्रा के दौरान की गई, जो डी-डे की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यह कदम यूक्रेन को रूस के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने घोषणा की है कि 2025 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 ब्राजील के अमेजन क्षेत्र के शहर बेलेम में आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय अमेजन वर्षावनों की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को उजागर करने के लिए लिया गया है। कनाडा में 2025 की वाइल्डफायर सीजन ने सच कहें तो काफी गंभीर रूप ले लिया है, जिसमें अब तक लगभग 1377 आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं और 32,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। इन आगों से उत्पन्न धुआं अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों तक फैल गया है, जिससे वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। इटली में 8 और 9 जून को 5 महत्वपूर्ण जनमत संग्रह आयोजित होने वाले हैं, जिनमें श्रम कानूनों और नागरिकता नियमों में बदलाव प्रस्तावित हैं। इनमें से एक प्रस्ताव विदेशी निवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने से संबंधित है, जबकि अन्य प्रस्तावों में अस्थायी रोजगार अनुबंधों और कार्यस्थल सुरक्षा दायित्वों से जुड़े प्रावधानों को निरस्त करने की बात की गई है। इन जनमत संग्रहों के परिणाम इटली की सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद नए चुनाव की घोषणा की गई है। इसके अलावा पर्यटन ऑस्ट्रेलिया की प्रबंध निदेशक फिलिपा हैरिसन ने अगस्त 2025 में पद छोड़ने की घोषणा की है, जो देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। दक्षिण कोरिया में 3 जून को हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जेम्युंग ने जीत हासिल की है। यह चुनाव पूर्व राष्ट्रपति यून सुक्योल के महाभियोग और पद से हटाए जाने के बाद आयोजित किया गया था। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की लागत साझा करने के लिए एक नया 5 वर्षीय समझौता किया है, जिसके तहत 2026 में दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी $1.13 बिलियन होगी। तुर्की के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में 2 जून को 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। यह भूकंप पर्यटन स्थलों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसके अलावा तुर्की की मुद्रा लीरा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 39.43 पर पहुंच गई है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण संकेत है। सऊदी अरब ने 2025 के हज के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। इनमें बच्चों के हज में भाग लेने पर प्रतिबंध और वीजा नीतियों में सख्ती शामिल है, ताकि भीड़-भाड़ और सुरक्षा जोखिमों को कम किया जा सके। इसके अलावा सऊदी सरकार ने ऊर्जा कंपनी अरामको के शेयरों की बिक्री की योजना बनाई है, जिससे लगभग $10 बिलियन जुटाने की उम्मीद जताई जा रही है। इजराइल में हाल ही में एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन देखा गया है, जहां यहूदी महिलाओं की प्रजनन दर अब मुस्लिम महिलाओं से अधिक हो गई है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक यहूदी महिलाओं की औसत प्रजनन दर 3.1 थी, जबकि मुस्लिम महिलाओं की दर 2.9 रही। यह बदलाव इजराइल की जनसंख्या संरचना में वाकई महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। स्पेन और फ्रांस के बीच यूईएफए नेशंस लीग 2025 का सेमीफाइनल मैच 5 जून को खेला गया। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण था, जिसमें यूरोपीय चैंपियन स्पेन और विश्व कप उपविजेता फ्रांस आमने सामने थे। मैच की शुरुआत से पहले दोनों टीमों की तैयारियों और संभावित लाइनअप्स पर भी खासा ध्यान दिया गया। इंडोनेशिया में 3 से 8 जून तक 2025 इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, जिसमें विश्व के शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया सरकार ने 6.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर पुनर्वनीकरण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। स्वीडन की नवीनतम मुद्रास्फीति दर अपेक्षाओं से कम रही है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इससे स्वीडन की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आने की उम्मीद है और उपभोक्ताओं के लिए राहत की संभावना है। नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को समुद्री सुरक्षा के लिए 400 मिलियन यूरो का नया सैन्य सहायता पैकेज देने की घोषणा की है, जिसमें 100 से अधिक जहाज शामिल हैं। इसके अलावा हैग में 24 से 26 जून को नेटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सदस्य देशों के नेता रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड जिनेवा स्थित बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी एडेक्स थेराप्यूटिक्स ने 5 जून को घोषणा की कि उनकी गेबेब पॉजिटिव ऑनलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर यानी पीएम दवा ने पुराने खांसी के इलाज में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। यह डेटा 10वें अमेरिकन कफ कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया जाएगा, जो कंपनी की अनुसंधान प्रगति को दर्शाता है। ईरान में विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों ने 5 जून को राष्ट्रव्यापी हड़तालें की, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा तेहरान में अमेरिका के साथ उच्च स्तरीय परमाणु वार्ताएं जारी हैं, जो देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका की ए क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज ए टीम को पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच में हराकर शानदार जीत दर्ज की है। यह मैच सेंट लूसिया के डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने दबदबा दिखाया। मिस्र ने घोषणा की है कि उसने जून 2025 तक के लिए गेहूं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडारण कर लिया है। यह भंडारण मुख्य रूप से रूस से आयातित 1.267 मिलियन टन गेहूं पर आधारित है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सिंगापुर और इंडोनेशिया ने 5 जून को एक रणनीतिक वार्ता के माध्यम से आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इस बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ मंत्रियों ने भाग लिया, जिससे क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की है, जिसने भारत के साथ संघर्ष विराम स्थापित करने और आतंकवाद विरोधी सहयोग को गहरा करने में मदद की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने पर मध्य पूर्व और अफ्रीका में शांति प्रयासों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है।